नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 14 चैप्टर पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व की शुरुआत करेंगे। उसके पहले भाग में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पादपों का आर्थिक महत्व। बच्चों, पौधों का आर्थिक महत्व जानें उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस टॉपिक को हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी पौधों का आर्थिक महत्व विज्ञान की किस शाखा में पढ़ा जाता है। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान को जो है वो आप सभी जानते हैं कि 3 मुख्य भागों में बांट रखा है। जो विज्ञान है इसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं बच्चों, आपको पता होंगे। जैसे पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान और तीसरा है रासायनिक विज्ञान। यहां भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम बात करते हैं किसकी, जीव विज्ञान की। ये जो जीव विज्ञान है ये भी 2 भागों में बांटी गई है। मुख्य 2 भाग हैं इसके, कौन कौन से, एक तो है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो ये जो भाग हैं किसके हैं, दोनों जीव विज्ञान के भाग हैं। हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा रिलेटेड है इस वनस्पति विज्ञान से, यानी वनस्पति विज्ञान को भी आगे बहुत सारी शाखाओं में बांटा गया है। तो उसमें से ही एक शाखा जो है वो कौन सी है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। यानी इसके अंतर्गत हम ऐसे पौधों का अध्ययन करते हैं जो हमें आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं, यानी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पादप हैं और उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं मानव के पेड़ पौधों के साथ जो अंतर क्रिया है उसका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों और उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आप आगे और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अर्थात इस शाखा में मानव के पेड़ पौधों के साथ अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। यही क्या है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान है। इस आर्थिक वनस्पति विज्ञान को हम आपकी किताब में जो पढ़ेंगे, यानी आपके कोर्स में जो दे रखा है वो बहुत संक्षिप्त रूप में दे रखा है। तो यहाँ हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान को 4 क्षेत्रों में बांट के पढ़ेंगे, यानी जो पादप मानव को आर्थिक महत्व पहुंचाते हैं उनका अध्ययन हम 4 निम्न क्षेत्रों में करेंगे। तो आप इस टेबल से, इस चार्ट से देख सकते हैं, जैसे हमने आर्थिक महत्व के पादपों को 4 क्षेत्रों में बांट रखा है। पहला है खाद्य पादप, यानी जो भोज्य पदार्थों से संबंधित हैं। दूसरा है औषधीय पादप, जो हमें दवाइयां देते हैं। तीसरा है रेशे संबंधी पादप और चौथा है इमारती काष्ठ संबंधी पादप। तो यहाँ पर जो खाद्य पादपों की बात आ रही है, खाद्य पादप से क्या मतलब हुआ, ऐसे पौधे जिनसे हम अपने भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के भोज्य प्राप्त करते हैं, जैसे अनाज प्राप्त करते हैं, हम दालें प्राप्त करते हैं, तेल, फल, सब्जी, मसाले, ये सारी चीज़ें हम किससे प्राप्त करते हैं, खाद्य संबंधी पादपों से प्राप्त करते हैं। तो हम आपके इस चैप्टर में कुछ उदाहरण खाद्य संबंधी पादपों के देखेंगे, जिसमें कुछ अनाज के पादपों के उदाहरण देखेंगे, कुछ दालों के, तेल के, मसाले, सब्जी और फलों के कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आते हैं औषधीय पादप। औषधीय यानी जो हमारे मेडिसिनल यूजेस के लिए होते हैं, यानी हमारी दवाइयों से संबंधित होते हैं। तो वो पादप भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दवाइयों से संबंधित यानी कुछ पादप ऐसे हैं जिनका मेडिसिनल यूज है, यानी वो औषधि प्रदान करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कुछ पौधे हैं अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गिलोय आदि। इस तरह यहाँ पे हम औषधीय पादपों में कुछ पौधों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेशे संबंधी पादप। रेशे मतलब फाइबर, यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ भागों से रेशे प्राप्त होते हैं और उन रेशों को हम किस में यूज करते हैं,
बहुत से रेशे कपड़े बनाने में यूज़ होते हैं, बहुत से रेशे बोरी बनाने में, रस्सी बनाने में, या बैग बनाने में, या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली बहुत सी चीज़ों को बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ हम कुछ रेशे संबंधी पादप भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं इमारती काष्ठ, यानी इसके अंतर्गत हम ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो कैसे हैं, जो हमारे भवन निर्माण या फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि के बनाने में काम में आते हैं। तो हम आर्थिक महत्व के पौधों को इन 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस पाठ में बहुत डिटेल में नहीं दे रखा, यानी इस पाठ से मेरा मतलब है ये जो टॉपिक है पौधों का आर्थिक महत्व, इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं है। आपको सिर्फ विभिन्न हेडिंग्स के अंतर्गत कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं। वो नाम कैसे हैं? वैज्ञानिक नाम भी हैं, यानी आम नाम तो है ही जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, परंतु उसका वैज्ञानिक नाम भी दे रखा है। तो इस पाठ में हमें सभी क्षेत्रों में, यानी जैसे खाद्य संबंधी पादप हैं तो अनाज के कुछ उदाहरण देखेंगे, यानी कुछ नाम देखेंगे कि अनाज में हम कौन से पादपों को प्रयुक्त करते हैं, तो हमें उसका नाम और वैज्ञानिक नाम आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सभी के वैज्ञानिक नाम ही पढ़ने हैं इस पाठ में, और 1-2 बातें कुछ विशेष किसी पौधे के बारे में दे रखी हैं। तो आपको हमें इस पाठ में क्या याद करना है? वैज्ञानिक नाम, और जो कुछ विशेषता दे रखी है किसी पादप की, बस वो याद करनी है। तो हम इसमें पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और हर पॉइंट पे आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न आपके आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। तो बच्चों, आप जब इसमें वैज्ञानिक नामों को लिखेंगे तो आपने सीखा होगा पहले भी 9th क्लास में कि वैज्ञानिक नाम जब हम लिखते हैं तो पहली बात तो वो 2 शब्दों में लिखा जाता है, और दोनों शब्द जो होते हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स का मतलब हुआ थोड़ा तिरछे लिखे जाते हैं। तो या तो हम थोड़ा सा तिरछे लिखें उनको, या फिर अगर हमारी राइटिंग तिरछी नहीं है, हिंदी में आप लिख रहे हैं और तिरछा नहीं है, तो आप उनको हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ये पता चले कि वो क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और यदि स्पेलिंग लिख रहे हैं, यदि आप इंग्लिश में स्पेलिंग लिख रहे हैं तो तिरछा लिखिए, और तिरछा नहीं है तो अंडरलाइन करना ही है। और ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में लिखते समय जो हमारे पहले शब्द का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल ABCD का होगा, और जो दूसरे शब्द का फर्स्ट लेटर होगा वो होगा स्मॉल लेटर होगा, जो स्मॉल ABCD का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी बात हमको लिखते समय ध्यान रखनी है, क्योंकि इस चीज़ के नंबर काटे जा सकते हैं अगर गलत होगा तो। अगर आप सही लिखेंगे तो पूरे नंबर आपके बनते हैं। तो हम आते हैं अपने सबसे पहले किस पे, खाद्य संबंधी महत्व के पादप। बच्चों, खाद्य संबंधी महत्व के पादप पढ़ें तो मुझे ये बताइए हमारे लिए खाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप सबको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। मैं आपसे पूछूं हम भोजन क्यों खाते हैं, तो बिल्कुल आप यही उत्तर देंगे कि ऊर्जा लेने के लिए, क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं वो किससे होते हैं? ऊर्जा से। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। यानी हम ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर है? भोजन पर। और भोजन हर जीव जो होता है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त करता है। मनुष्य भी पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। अब आप कहेंगे मैडम, हम यदि मांसाहारी ही खाते हैं केवल, यानी हम केवल नॉनवेज ही खाते हैं, तो हम तो पौधों पर निर्भर नहीं हैं। नहीं बच्चों, मैंने यहाँ बोला है कि भोजन के लिए जीव जो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? यदि हम सब्जी, अनाज, फल, फ्रूट्स खा रहे हैं तो हम किस पर निर्भर हुए? पेड़ पौधों पर निर्भर हुए। परंतु अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ यदि हम मांसाहार भी खाते हैं या कोई जीव मांसाहारी भी है, तो वो जिस जीव को खा रहा है तो वो हो सकता है क्या हो? शाकाहारी हो। जैसे शेर है, शेर ने हिरण को खाया, तो शेर ने तो मांस खाया, परंतु हिरण ने क्या खाया? हिरण ने तो पौधों को ही खाया, घास खाई, तो वो शाकाहार खा रहा है। तो शेर जो है वो घास पर, मान लीजिए ये घास को किसने खाया? हिरण ने खाया। और हिरण को किसने खाया? शेर ने खाया। तो शेर तो हिरण पर निर्भर है, परंतु हिरण किस पे निर्भर है? घास पर। तो यानी हिरण तो प्रत्यक्ष रूप में पौधों पर निर्भर हुआ, और शेर जो हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप में पौधों पर निर्भर है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य भी यदि वो मांसाहार भी खा रहा है तो क्या हुआ? वो अप्रत्यक्ष रूप से तो किस पर निर्भर है? पौधों पर ही निर्भर है।
समझ में आया बच्चों? तो अब हम लेते हैं अपना सबसे पहला भोज्य पदार्थ अनाज। इससे तो आप सभी परिचित हैं। अनाज हम सभी का सबसे महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है, जो हम हमेशा किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं खाने के लिए। तो यहां पर अनाज जो है, हम देखें कौन सी फैमिली से आता है, यानी अनाज संबंधी जो पादप हैं, जौ और गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, ये सभी अनाज जो होते हैं किस कुल में आते हैं, हम ये जानेंगे। तो अनाज जो है उसके कुल का नाम है ग्रैमिनी। इसको हम पोएसी भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनाज ग्रैमिनी या पोएसी कुल में आते हैं, या इसको हम घास कुल के नाम से भी जानते हैं। पर आप ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं किस कुल का पादप है। तो आप क्या बताएंगे कि गेहूं किसका है? ग्रैमिनी का। मैंने तो एक उदाहरण दिया है, आपसे कुल के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर है, ये भोजन के किस अवयव का स्रोत है, यानी अनाज से हमको स्टार्च प्राप्त होता है, यानी हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो हम जो भी अनाज खाते हैं एक्चुअली उनमें स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भोजन का अवयव है। क्यों? क्योंकि ये श्वसन का आधारीय पदार्थ है। आधारीय से मतलब हमारा जो शरीर है सामान्य दैनिक रूप से या सामान्य रूप से जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। यानी श्वसन में जो ऑक्सीकरण होता है वो किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। तो हमारा शरीर आम रूप से किससे लेता है ग्लूकोज? स्टार्च के अपघटन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज प्राप्त होता है उसी के किससे? ऑक्सीकरण से हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मानव शरीर का श्वसन का आधारीय पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं कुछ उदाहरण और उनके वैज्ञानिक नाम, जो किसके अंतर्गत आते हैं? अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है आपका गेहूं। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी गेहूं से परिचित हैं। हम लोग क्या खाते हैं? रोटियां खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बहुत सी चीजें गेहूं की बनी हुई खाते हैं या गेहूं के आटे से बनी हुई खाते हैं। तो यहां पर गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या नाम है बच्चों? ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो हमको यही याद रखना है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। ये वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम कुछ भी कहा जा सकता है, तो वो किसी भी नाम से आ भी सकता है। तो आप कहेंगे गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या हुआ? ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसकी कुछ किस्में हैं, यानी जो हम गेहूं की किस्में अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं? जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती सोनारा आदि। ठीक है, ये किस्में भी हमें को याद रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गेहूं की किन्हीं दो किस्मों के नाम लिखो, या चावल की किसी दो किस्मों के नाम लिखो। कुछ भी इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ये कुछ किस्में हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दे रखी हैं। अगर आपको इनके अलावा भी पता है तो आप उनको भी लिख सकते हैं। दूसरा अनाज आया कौन सा? मक्का। सर्दियों में तो हम मक्का की रोटी खाते ही खाते हैं। इसी तरह से कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। मक्का आप सभी जानते हैं, मक्का हम वैसे भी खाते हैं बरसात के दिनों में भून के। तो यहाँ पर मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं? विजय, शक्ति, रतन। ये इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, और भी बहुत सी हैं। तो यहाँ हमने 3 दे रखी है उदाहरण स्वरूप। ठीक है, अगला अनाज जो हमारा आता है वो है बाजरा। बहुत अच्छी तरह पता है, सर्दियों में मक्का के साथ बाजरे की रोटी भी खाई जाती है, बाजरे के चूरमे के लड्डू भी खाए जाते हैं। कई बार आप चूरमे के लड्डू बनाते हैं बाजरे के सर्दियों में, क्योंकि वो क्या होता है? गर्म होता है ये अनाज। तो सर्दियों में हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? गर्मी प्रदान करता है। तो ये जो बाजरा है इसका वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम टाइफॉइडिस। एक बार फिर से दोहराएंगे, पेनिसिटम टाइफॉइडिस। ये क्या है? बाजरे का वैज्ञानिक नाम है। इसकी कुछ किस्में हैं, गंगा, कावेरी, तेजस आदि। तो ये यहाँ पे मैंने 2 किस्में दे रखी हैं, आप इनको उदाहरण स्वरूप याद कर सकते हैं। अगला अनाज है हमारा चावल। गेहूं की तरह चावल भी क्या है? बहुत अधिक उपयोग में आने वाला अनाज है, और ये स्टार्च का बहुत अच्छा स्रोत है। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा।
एक बार फिर से दोहराएंगे, ओराइजा सटाइवा। मैं यहाँ पर हर वैज्ञानिक नाम 2 बार दोहरा रही हूँ और इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप भी इसको पढ़ते समय इनका उच्चारण सही प्रकार से करें, क्योंकि जब आप उच्चारण सही करेंगे तो आप लिखेंगे भी सही। ठीक है बच्चों, इसका नाम हुआ ओराइजा सटाइवा। इसकी कुछ किस्में हैं जैसे बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। आपको पता है बच्चों, अपने भारत में 4000 के करीब वैरायटीज हैं चावल की जो उगाई जाती हैं। पहले तो और भी ज़्यादा हुआ करती थी, अब कुछ किस्में जैसे अपन बात कर चुके हैं पिछले पाठों में कि लुप्त भी हो गई हैं, पर भारत में अब भी 4000 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। कई वैरायटीज़ हैं चावल की। और चावल, गेहूँ, ये इस तरह के अनाज हैं जो मुख्यतः प्रतिदिन यूज़ किए जाते हैं। परंतु बाजरा, मक्का, ये कुछ ऐसे अनाज हैं जो गौण हैं, यानी जो सीज़न के अनुसार या कुछ पदार्थों में और कभी कभी और कुछ लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा मुख्य गौण अनाज क्या है। जैसे बाजरा है, मक्का भी है, तो ये हमारे क्या हैं, गौण अनाज हैं। यहाँ अनाज के हमने कुछ उदाहरण लिए। अब हम कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं अनाज से संबंधित जो हमारे एग्जाम्स में आ सकती हैं। जैसे चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, यानी भारत में बहुत अधिक मात्रा में चावल उगाया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बाजरा महत्वपूर्ण मोटा गौण अनाज है। मैं आपको बता चुकी हूँ गौण का मतलब क्या हुआ, यानी कम उपयोग में आना, कभी कभी या कुछ विशेष व्यंजनों में बनाने के लिए ही उपयोग में आने वाला और मोटा महत्वपूर्ण गौण अनाज है। रबी की फसल और खरीफ की फसल, हमें ये भी कुछ उदाहरण पता होने चाहिए कि रबी की फसल के रूप में हम क्या बोते हैं कई बार, गेहूं, जौ, चना, ये कुछ फसलें हैं जो रबी की फसल कहलाती हैं। खरीफ की फसल ये क्या है, चावल, मक्का, बाजरा आदि। तो यहाँ पे 3-3 उदाहरण दे रखे हैं रबी की फसल के और खरीफ की फसल के। हमने जो अभी अनाज के बारे में पढ़ा उसमें हर बिंदु पर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। जैसे अनाज किस कुल से संबंधित है, ये भोजन के किस अवयव का स्रोत है, चावल का वैज्ञानिक नाम बताइए, चावल के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। किन्हीं 2 गौण अनाज का उदाहरण दीजिएगा। आ सकते हैं नहीं। इसी तरह से रबी की फसल के 2 उदाहरण दीजिएगा, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आपके आ सकते हैं। तो ये हमने अनाज पढ़ा। अब हम बात करते हैं दालों की, क्योंकि अनाज के साथ हम दालों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो अब आते हैं हम दालों पर। और दालें किस कुल से संबंधित हैं, लेग्यूमिनेसी। किससे संबंधित है बच्चों, लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी में सभी प्रकार की दालें आती हैं, चाहे मटर की दाल हो, चने की दाल हो, सोयाबीन हो, राजमा हो, रमास हो, अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, कोई भी दाल हो, सभी किसके अंतर्गत आती हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। ये भोजन के किस अवयव का स्रोत है, प्रोटीन का, यानी इनसे ऐसा भोजन का अवयव प्राप्त होता है जो हमारे शरीर निर्माण में काम में आता है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। हम अपनी प्रोटीन की पूर्ति दालों के द्वारा ही अक्सर करते हैं। शाकाहारी व्यक्ति के लिए तो ये एक कहना चाहिए अमृत है। शाकाहारी व्यक्ति को तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है और प्रोटीन किससे लेता है, वो दालों से ही अधिकतर प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ उदाहरण देखते हैं दालों के। जैसे चना। चना का जो साइंटिफिक नेम है वो है साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना आप, चना क्या कहलाता है, दालों का राजा। नेक्स्ट है दाल जो है वो है अरहर। अरहर का नाम है कैजेनस कैजान। एक बार फिर से बोलूंगी, कैजेनस कैजान। ये किसका नाम है, अरहर का वानस्पतिक नाम है। यहाँ चित्रों में आप देख भी सकते हैं कि दाल कैसी होती है। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि दाल कौन सी, दाल का क्या नाम है। तो आप यहाँ पे जो उदाहरण है उनको देख सकते हैं कौन सी हैं। इसी तरह से अगली है मूंगफली। मूंगफली भी लेग्यूमिनेसी में आती है, हालांकि इसे हम दाल नहीं कहते हैं, पर यह भी दाल कुल का ही यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली का ही एक सदस्य है। मूंगफली तो सर्दियों की मेवा कही जाती है, आप सभी जानते हैं, हम खूब खाते हैं सर्दियों में इसको। तो यहाँ पे मूंगफली का नाम है एरेकिस हाइपोजिया।
क्या नाम हुआ इसका वैज्ञानिक नाम? एरेकिस हाइपोजिया। अगली जो दाल है वो है हमारी सोयाबीन। सोयाबीन आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। इसको दाल के रूप में, बड़ियों के रूप में, अलग अलग रूपों में इसको खाया जाता है। सोयाबीन का मिल्क भी होता है, पनीर भी होता है, वो भी बहुत से लोग उपयोग में लाते हैं अपने खाने के लिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम हुआ इसका? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन किस तरह का दिखता है? इस तरह का दिखता है। अगली दाल है हमारी मटर। ये तो बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे आप इससे। मटर का नाम है पाइसम सेटाइवम, जो हरी मटर को सुखा के बनाई जाती है। पाइसम सेटाइवम, ये किसका नाम है? मटर का नाम है। ये तो हमने कुछ दालों के उदाहरण देखे। अब कुछ विशेष बातें भी देख लेते हैं, एक दो जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे चना उत्पादन की दृष्टि से भी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। जैसे अनाजों में चावल के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, उसी तरह से चना उत्पादन की दृष्टि से भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चने को क्या कहा जाता है? दालों का राजा। दालों का राजा किसको कहा जाता है? चने को। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है आपके। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। तो ये हमने कुछ दालों के उदाहरण और ये 2-3 विशेषताएं जानी। जैसे मैंने अनाज में बताया कि हर बिंदु पर कोई ना कोई प्रश्न है, ऐसे ही दालों के भी हर बिंदु पर कोई ना कोई प्रश्न बन रहा है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद भी करना है। ठीक है बच्चों, हम दालों में छौंक लगाने के लिए घी और तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आते हैं तेल पर। तेल भी हमारा एक भोज्य पदार्थ है। तो तेल किन पादपों से प्राप्त होता है ये हम जानेंगे। तो तेल जो होता है बच्चों, वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसमें बहुत सारे कार्बनिक समूह जुड़े होते हैं। जैसे एस्टर है, एल्डिहाइड है। तो हम कह सकते हैं कि तेल जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, अल्कोहल, एल्डिहाइड आदि से मिलकर बने हुए होते हैं। ये भोजन के किस अवयव का स्रोत है? वसा का। भोजन के आपको पता है 6 अवयव होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल। ये मुख्य अवयव हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट भी देख लिया, प्रोटीन के बारे में भी देख लिया कहाँ से प्राप्त होता है, पर वसा कहाँ से प्राप्त होता है? तेलों से। तो हमें कई प्रकार के तेल अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल के लिए पौधों से प्राप्त होते हैं। बहुत से तेल ऐसे होते हैं जिनको हम खाने के इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो सुगंधित पदार्थों को बनाने में काम में आते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे अन्य दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों में काम में आते हैं। तो यहाँ हमने तेल को 3 भागों में बांट रखा है। पहला है खाद्य तेल। खाद्य यानी खाने के काम में आने वाले तेल, जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल्ली का तेल जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जैतून का तेल। ये सारे कुछ हमारे ऐसे ऑयल्स हैं या तेल हैं जो खाने के काम में आते हैं, यानी खाद्य तेलों के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से कुछ हैं अखाद्य तेल। अखाद्य यानी जो खाने के काम में नहीं आते परंतु हमारे काफ़ी काम में आते हैं दैनिक जीवन में अन्य कार्यों में। जैसे अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल, जो कैस्टर के पौधे से प्राप्त होता है, अरंडी के पौधे से प्राप्त होता है। इसी तरह से तारपीन का तेल जो चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये कुछ तेल भी कैसे हैं? अखाद्य तेल के नाम से जाने जाते हैं, जो खाने के नहीं परंतु अन्य कार्यों में हमारे काम में आते हैं। और कुछ हैं सुगंधित तेल। जो तीसरा तेल है हमारा, तीसरा तेल का प्रकार, वो क्या है? सुगंधित तेल। जैसे लौंग का तेल, कपूर का तेल। कपूर का भी पादप होता है बच्चों, जिससे हमको ऑयल भी प्राप्त होता है। तो कपूर का तेल है, लौंग का तेल है, खस का तेल है, चंदन का तेल है। ये कुछ तेल हैं जो कैसे होते हैं? सुगंधित तेल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये उदाहरण याद रखने होंगे इन हेडिंग्स के अंदर। कौन कौन से थे तेल के हेडिंग्स? खाद्य तेल, अखाद्य तेल और कौन से हैं? सुगंधित तेल। तो यहाँ हमने प्रोटीन की भी बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की भी बात कर ली, यानी दाल, अनाज, और हमने क्या ले लिए? यहाँ पे तेल ले लिए। पर तेलों में छौंकने के लिए मसालों की भी ज़रूरत होती है, तो हम मसालों पे भी एक नज़र डाल लें। हम आते हैं मसालों पर।
ये मसाले ऐसे पदार्थ हैं जो खाए तो बहुत कम मात्रा में जाते हैं, परंतु हमारे भोजन को लजीज बना देते हैं। साथ में ये हमें विभिन्न बीमारियों में लाभ भी पहुंचाते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा या थोड़ी मात्रा ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है बहुत सी चीज़ों के लिए। जैसे हम लजीज तो बना ही रहे हैं भोजन को, पहला तो काम इनका यही है कि भोजन को ये लजीज बनाते हैं। इसके अलावा इनसे हमें कुछ खनिज लवण ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं या ऐसे तत्व भी प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, हमारी स्वस्थ ग्रोथ के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कुछ मसाले उत्पादक पादपों पे जिनके वैज्ञानिक नाम हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे काली मिर्च, आप सभी परिचित है काली मिर्च। और आजकल जो क्या चल रहा है कोरोना, उसमें तो काली मिर्च को काढ़े में डालकर पिया जाता है, काढ़ा बनाया जाता है काली मिर्च का। तो यहाँ पर काली मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाइपर नाइग्रम। क्या नाम है बच्चों? पाइपर नाइग्रम। इसी तरह से जीरा हम डेली यूज करते हैं सब्जी छौंकने या दाल छौंकने में, उसका क्या नाम है? क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिनम साइमिनम, ये किसका वैज्ञानिक नाम हुआ? जीरे का। अगला है लाल मिर्च, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम एनुअम। कैप्सिकम एनुअम। सौंफ, फिनिकुलम वल्गेयर। क्या है? फिनिकुलम वल्गेयर। ये किसका नाम है? सौंफ का। और मसाले देखते हैं थोड़े से। धनिया, धनिया का क्या नाम है? ये सूखा धनिया है, ये हरा धनिया है। इसका क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? कोरिएंड्रम सेटाइवम। फिर से रिपीट करूंगी मैं, धनिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरिएंड्रम सेटाइवम। नेक्स्ट है लौंग। लौंग को भी काढ़े के रूप में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है और वैसे भी करते हैं, बहुत सी दवाइयों में भी काम आती है। लौंग है सिजीजियम एरोमेटिकम। एक बार फिर से दोहराते हैं इसका नाम, सिजीजियम एरोमेटिकम। ये है लौंग का वैज्ञानिक नाम। अगला है आपका अजवाइन। अजवाइन पूड़ियों में डाल के खाते हैं ना, कितनी स्वादिष्ट लगती हैं। अजवाइन का वैज्ञानिक नाम हुआ ट्रैकीस्पर्मम एमी। ट्रैकीस्पर्मम एमी, जो किसका वैज्ञानिक नाम है? अजवाइन का। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी तो हम दूध में डाल के भी पीते हैं, हर सब्जी में डलती है, कई बार आटे में भी डालते हैं और ये बहुत से रोगों में भी काम में आती है हमारे इलाज के। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? कुरकुमा लौंगा। इसका नाम है कुरकुमा लौंगा। और मसाले देखते हैं थोड़े से। हींग। हींग को क्या कहते हैं? फेरुला एसाफोइटिडा। फेरुला एसाफोइटिडा। बच्चों आपने हींग इन डेलों के रूप में देखी होगी, यानी ठोस रूप में देखी होगी, पर आपको पता है हींग जो सबसे पहले पौधे से निकाली जाती है वो एक द्रव होता है, उस द्रव को सुखाकर ही हींग बनाई जाती है। तो हींग का वैज्ञानिक नाम हुआ फेरुला एसाफोइटिडा। नेक्स्ट है अदरक। अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? जिंजीबर ऑफिसिनेल। दालचीनी। दालचीनी सिरामोमम वेरम। दिल की बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक है दालचीनी। दालचीनी का वैज्ञानिक नाम हुआ सिरामोमम वेरम। इसी तरह से इलायची। इलायची एक सुगंधित मसाला है, हम यूज़ करते हैं, खाने के बाद भी यूज़ करते हैं और खाने बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो इलायची का वैज्ञानिक नाम हुआ इलेक्टेरिया कार्डमोमम। क्या हुआ? इलेक्टेरिया कार्डमोमम। तो ये हमने कुछ मसालों के उदाहरण देखे हैं और उनके वैज्ञानिक नाम देखे हैं। ठीक है बच्चों, हमने अनाज, दालें, मसाले, तेल सभी की बात कर ली। कुछ पी लिया जाए अब, तो हम कुछ पेय पदार्थों की बात करते हैं जो हम डेली पीते हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम पेय पदार्थों पर। तो हम यहाँ पर केवल 2 पेय पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारे दैनिक जीवन में पिए जाते हैं। आप सभी चाय पीते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे नहीं भी पीते होंगे पर जानते हैं चाय क्या होती है। तो सबसे पहला पेय पदार्थ बात करते हैं हम चाय की। चाय का वैज्ञानिक नाम है कामेलिया साइनेंसिस। एक बार फिर से दोहराते हैं, चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कामेलिया साइनेंसिस। बच्चों चाय जो होती है वो पौधे की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। यानी ये किस भाग से प्राप्त होती है? पौधों के
पत्तियों से प्राप्त होती है। और चाय में जो स्टिमुलेटर पाए जाते हैं या उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं वो दो हैं मुख्य, कैफीन और टैनिन। कैफीन की कम मात्रा पाई जाती है और टैनिन भी पाया जाता है। तो आपने महसूस किया होगा कि चाय पी के हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, है ना? तो वो किस कारण? इन्हीं पदार्थों के कारण। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। ये कॉफ़ी पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? बीज से। बीजों को भूनकर उसके चूर्ण से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में कैफीन पाया जाता है जो एक मादक पदार्थ यानी उत्तेजक पदार्थ है जो हमें स्टिमुलेट कर देता है। आप सभी ने महसूस किया होगा बच्चों, हम चाय कॉफ़ी पी के अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टिमुलेटर्स पाए जाते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या कर देते हैं? उत्तेजित, और हम जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं उनको कई बार अक्सर इसकी तलब लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी थकान को इससे मिटाना चाहते हैं। इसको पी के हम तरोताज़ा हो जाते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार के क्या हैं? मादक पदार्थ हैं। तो ये है चाय और कॉफ़ी, पर बड़े टेस्टी होते हैं। जो पीता है वही जानता है। क्यों बच्चों? आपको भी चाय कॉफ़ी अच्छी लगती है या नहीं? लगती होगी। मैं सोचती हूँ बहुतों को लगती हो, किसी को कॉफ़ी अच्छी लगती होगी, किसी को चाय अच्छी लगती होगी। तो ये थे हमारे दो पेय पदार्थ। अब हम बात करेंगे दाल के संग कई बार हम सब्जियों का प्रयोग भी करते हैं। तो अगला भोज्य पदार्थ हम लेते हैं सब्जियां। तो इन सब्जियों की बात जब हम करें तो हम ये देखते हैं ये भोजन के किस अवयव का स्रोत है। तो बच्चों, सब्जियों से हमको विटामिन्स, खनिज लवण, रेशे, जल, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक और बात, हम किसी भी पौधे का कोई भी भाग सब्जी के रूप में खा सकते हैं क्या? बताइए। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पौधे के विभिन्न भागों को हम सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी पौधे की जड़ हम सब्जी के रूप में खाते हैं, किसी पौधे का तना हम सब्जी के रूप में खाते हैं, किसी पौधे की पत्तियां खाते हैं, तो किसी पौधे का फूल खाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पौधे के किस भाग को किस सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम आते हैं जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां, यानी पौधे की जड़ को सब्जी के रूप में किस रूप में खाया जाता है या कौन सी सब्जी है जिसमें हम पौधे की जड़ को खाते हैं। तो सबसे पहले आती है जैसे गाजर। ये कुछ ही उदाहरण देंगे हम लोग। गाजर, गाजर का वैज्ञानिक नाम है डॉकस कैरोटा। क्या है वैज्ञानिक नाम? डॉकस कैरोटा। विटामिन ए से भरपूर होती है, बहुत फायदेमंद होती है गाजर। तो ये जो गाजर है ये वास्तव में क्या है? पौधे की जड़ है जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। इसी तरह से मूली, सर्दियों में ये दोनों ही चीजें खूब आती हैं। मूली, मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफेनस सेटाइवस। क्या नाम है? रेफेनस सेटाइवस। ये भी क्या है? एक पौधे की जड़ है जिसको हम मूली के नाम से सब्जी के रूप में खाते हैं। अगली जड़ हम कौन सी खाते हैं? जैसे शलजम। इसको शलगम भी बोलते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग शलजम भी बोलते हैं। तो शलजम भी क्या है? एक जड़ है जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका रापा। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? ब्रैसिका रापा। अब अगली जो जड़ है जैसे शकरकंद। शकरकंद भी हम लोग खूब खाते हैं, भून के, उबाल के, या अलग अलग व्यंजनों में कई प्रकार से खाई जाती है। तो ये शकरकंद भी वास्तव में क्या है? पौधे की जड़ जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटास। एक बार फिर से बोलेंगे, आइपोमिया बटाटास। ये भी क्या है? पौधे की जड़ है। अगला हम देखते हैं स्तंभ से प्राप्त होने वाले सब्जियां, यानी तने से जो हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं, हम कौन से खाते हैं वो हम देखते हैं। जैसे आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ये जो आलू है ये वास्तव में क्या है? पौधे का तना। इसी तरह से अरबी। अरबी भी क्या है? पौधे का तना जो हम खा रहे, स्तंभ है ये भी, जिसको हम सब्जी के रूप में खा रहे हैं। इसका नाम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। क्या नाम है इसका? कोलोकेसिया एस्कुलेंटा।
अगली तने से प्राप्त होने वाली सब्जी है अदरक। आप सभी इन सब्जियों से परिचित हैं। तो अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल। क्या नाम है? जिंजीबर ऑफिसिनेल। यह है अदरक, जो चाय में डाल के भी और सब्जी में डाल के भी खाई जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जैसे प्याज। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। एलियम सेपा। ये प्याज भी क्या है? तना है बच्चों। क्या है? तना है। तो यहां पर हमने कुछ ऐसी सब्जियों की बात की जिसमें हम पौधे का तना खाते हैं। अब आप सब ये कहेंगे बच्चों, मैम इनको तो हम जमीन के नीचे से निकालते हैं, प्याज भी जमीन के नीचे से, अदरक भी, अरबी भी और आलू भी, फिर ये तने कैसे हो गए? जमीन के नीचे तो क्या होती हैं? जड़। पर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कुछ तने भूमिगत भी होते हैं, यानी जमीन के नीचे भी होते हैं, जिनमें भोजन इकट्ठा होता है और वो हमारे खाने के काम में आते हैं। लहसुन भी इसी प्रकार का तना है जिसको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तने भी किस में काम में आ रहे हैं? ये भूमिगत तने हैं जो भोजन के रूप में काम में आ रहे हैं। कुछ ऐसे तने भी हैं जो जमीन के ऊपर, तने तो सारे ही ऊपर होते हैं, पर खाने के काम में आने वाले ऊपर के तने भी हैं। जैसे गन्ना। गन्ना भी तना है जिसको हम खाने में यूज लेते हैं, पर सब्जी नहीं, पर फल के रूप में जरूर यूज लेते हैं, है ना बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्ती से प्राप्त होने वाली सब्जियां। ऐसा बोलते तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी सब्जियां हैं जो पत्तों के रूप में खाते हैं, और सर्दियों में तो हम विशेष रूप से खाते हैं। जैसे पालक, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। नेक्स्ट मेथी, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रिकम। क्या नाम है इसका? ट्राइगोनेला फोइनम ग्रिकम, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट बथुआ। बथुए में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत लाभदायक होता है। यह है आपका बथुआ, जिसका नाम है चीनोपोडियम एल्बम। हालांकि ये खरपतवार है, पर ये एक सब्जी के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है और बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चीनोपोडियम एल्बम। आपको नाम याद रखने होंगे, फिर से मैं दोहराती हूँ। चीनोपोडियम एल्बम किसका नाम है? बथुए का। ये हमारी किससे प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं? पत्ती से कुछ प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पुष्प क्रम से प्राप्त, यानी किस सब्जी के रूप में हम पौधे का पुष्प खाते हैं। आप सभी के समझ में आ गया होगा, फूल गोभी। नाम से पता चल जाता है फूल गोभी। फूल यानी पुष्प, यानी फूल गोभी में हम पौधे का पुष्प खाते हैं। ये सभी आपने देखी होगी। ये वास्तव में क्या है? पुष्प है, जो भोजन एकत्रित करता है और हमारे लिए सब्जी के रूप में काम में आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या नाम है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। पर फूलगोभी के रूप में हम जो किस्म खाते हैं वो कहलाती है बोट्राइटिस। आपने गोभी कई प्रकार की सुनी होगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी। तो यहाँ हम फूल वाली गोभी, यानी जो फूल का रूपांतरण है और जिसका इस्तेमाल हम सब्जी के रूप में कर रहे हैं, पौधे का कौन सा भाग? फूल का। तो वो वाला भाग जो है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया की कौन सी किस्म है? बोट्राइटिस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो फूल से प्राप्त होने वाली या पुष्प क्रम से प्राप्त होने वाली जो सब्जी है वो कौन सी है? फूल गोभी, जिसका वैज्ञानिक नाम मैं फिर से दोहरा रही हूं एक बार, ब्रेसिका ओलेरेसिया। और कौन सी किस्म यानी कौन सी वैरायटी है? बोट्राइटिस। आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी हम ब्रेसिका ओलेरेसिया की बोट्राइटिस जो वैरायटी है वो फूल गोभी का इस्तेमाल करते हैं। यानी बोट्राइटिस जो किस्म है या वैरायटी है वो क्या है? फूल गोभी होती है। पत्ता गोभी होगी तो वैज्ञानिक नाम तो यही है, परंतु किस्म उसकी बदल जाएगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पर? फल से प्राप्त सब्जियां। यहां शब्द आया फल। यहां पे फल से मतलब वो नहीं है कि आम, सेब, केला, संतरा, ये फल नहीं। यहां फल से मतलब ये है कि ऐसी सब्जियां जो अंडाशय में निषेचन के फलस्वरूप बनती हैं, यानी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त हो रही हैं? फूल के अंडाशय में निषेचन से। ठीक है। तो यानी फूल में जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनता है? फल। तो पौधे का कौन सा भाग खा रहे हैं हम सब्जी के रूप में? यहाँ पे फल वाला भाग जो है वो हम सब्जी के रूप में खा रहे हैं। देखें कौन कौन सी है, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे टमाटर।
टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ये जो लाल लाल टमाटर हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। नेक्स्ट, बैंगन। कई प्रकार के बैंगन होते हैं, बड़े वाले, छोटे वाले, गोल, लंबे, सभी प्रकार के बैंगन हैं। तो बैंगन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है सोलेनम मेलोंजिना। क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। भिंडी, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। किसका वैज्ञानिक नाम है? भिंडी का, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। नेक्स्ट है जैसे ग्वारफली, इसका नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इस सब्जी का क्या नाम है? ग्वार की फली का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ये हमारी कुछ सब्जियां कैसी हैं? जो फल वाले भाग से प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे पौधों की जो भोज्य पदार्थ में हमको फल देते हैं। फल आप समझ ही गए होंगे। फल यहां पर जो अंडाशय के निषेचन से बने हैं वो तो फल हैं ही, पर कई बार आजकल अनिषेक जनन के फलस्वरूप भी फल प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ फलों की बात करते हैं। जैसे मुख्यतः खाए जाने वालों में आम, फलों का राजा होता है आम। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। केला, इसका नाम क्या है वैज्ञानिक नाम? म्यूजा पैराडिसिएका। म्यूजा पैराडिसिएका। इसी तरह से संतरा, सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या नाम है इसका? सिट्रस रेटिकुलेटा। ये हमने 3 फल पढ़े। अभी और देखते हैं फलों के उदाहरण कुछ। जैसे अमरूद, सीडियम गुआजावा। सीडियम गुआजावा, ये है अमरूद का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है पपीता, केरिका पपाया। क्या नाम है इसका? केरिका पपाया। अगला है सीताफल, एनोना स्क्वेमोसा। एनोना स्क्वेमोसा। नेक्स्ट है हमारा औषधीय महत्व के पादप, यानी हमने क्या पढ़ लिया? भोज्य पदार्थों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, या खाद्य पदार्थ के जो पादप हैं उनके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? औषधि देने वाले पादपों के बारे में पढ़ेंगे। औषधि देने वाले पादप कौन कौन से हैं इनको जानें। उससे पहले ये भी जान लें कि औषधि के रूप में भी पौधों के विभिन्न भाग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही देखेंगे कि तने से प्राप्त होने वाली कुछ औषधियाँ, जड़ से प्राप्त होने वाली कुछ औषधियाँ, अलग अलग हेडिंग्स में हम देखेंगे। एक एक दो दो उदाहरण है, आइए देखते हैं। जैसे स्तंभ से प्राप्त होने वाली औषधियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे हल्दी, यानी हल्दी में जो हल्दी का तना है उसको हम दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी आप घरों में जो हल्दी देखते हैं ये वास्तव में क्या है? पौधे का तने वाला भाग है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कुरकुमा लौंगा। क्या नाम है? कुरकुमा लौंगा। नेक्स्ट है अदरक। इसमें भी हम कौन सा भाग इस्तेमाल कर रहे हैं? तने वाला, यानी भूमिगत तने का। जैसे जिंजीबर ऑफिसिनेल। क्या नाम है इसका? जिंजीबर ऑफिसिनेल। लहसुन, एलियम सटाइवम, ये भी एक तना है, इसका नाम है एलियम सटाइवम। गूगल, कॉमीफोरा वाइटाई। क्या नाम है इसका? कॉमीफोरा वाइटाई। इन सभी में हम पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के रूप में? स्तंभ का, यानी तने का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि दवाइयों के रूप में स्तंभ का इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 2 पादपों के नाम बताइए। तो आपको इन्हीं में से नाम देने होंगे, पर उनका वैज्ञानिक नाम चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए आपको ज़रूर लिखना होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आते हैं मूल से प्राप्त, यानी जड़ से प्राप्त होने वाली दवाइयाँ। जैसे सर्पगंधा, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। क्या वैज्ञानिक नाम है इसका? रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। सफेद मूसली, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। फिर से बोलेंगे इसका वैज्ञानिक नाम, सफेद मूसली का क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? विथानिया सोमनीफेरा। ये हमारी कुछ मूल से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो पौधों की छाल से प्राप्त होती है। आपने नीम की छाल का उपयोग तो अक्सर देखा होगा घरों में, हमारे फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो उस पर नीम की छाल घिस के लगाई जाती है।
तो यहाँ पर हम दो पौधों के नाम बता रहे हैं जिनकी छाल का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। एक है कुनैन, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। फिर से बोलेंगे, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, और इसका इस्तेमाल मलेरिया के अंतर्गत किया जाता है। मलेरिया की जो दवाई बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? कुनैन की छाल से, यानी सिनकोना ऑफिसिनेलिस की छाल से बनाई जाती है। इसी तरह से अर्जुन का भी एक पौधा होता है जिसकी छाल का इस्तेमाल दिल की बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। आपने अर्जुन की छाल की चाय का नाम तो सुना होगा। अक्सर हमारे बुजुर्ग इस चाय का इस्तेमाल करते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना। फिर से दोहराएंगे वैज्ञानिक नाम, टर्मिनेलिया अर्जुना, जो किसका वैज्ञानिक नाम है? अर्जुन का, जिसकी छाल को औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पत्तियों से प्राप्त होने वाली औषधियों वाले पादप, यानी पौधों का पत्ती वाला भाग जो औषधि के रूप में काम में आता है। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ग्वारपाठा, एलोए वेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है एलोए वेरा। ये तो आपने अक्सर देखा होगा इस पौधों को कि इसका इस्तेमाल स्किन के लिए भी किया जाता है या अन्य बीमारियों संबंधी इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से तुलसी, जिसका नाम है ऑसीमम सैंक्टम, हम सभी के आंगन में या घरों में पाई जाती है ऑसीमम सैंक्टम, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है ब्राह्मी, ये भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है, सैंटेला एशियाटिका, इसका नाम क्या है वैज्ञानिक? सैंटेला एशियाटिका, जो किसका नाम है? ब्राह्मी का। तो आपने यहां पर किससे प्राप्त होने वाली दवाइयां देखी? पत्तियों से प्राप्त होने वाली दवाइयां देखी। बच्चों, हम इतनी सारी दवाइयों को पढ़ रहे हैं तो आपको इनके नाम सुनते सुनते कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि हम सभी के घरों में कोई ना कोई पादप हमारी दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चोट लगने पर हल्दी डाल के दी जाती है दूध में, ठीक है। पेट में दर्द होने पर हींग का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हींग को गर्म पानी में घोल के लगाया जाता है नाभि पर। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति में तो काम आती हैं। भारत में तो इनका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है, पर आज आधुनिक युग में विदेशों में भी ये क्या हो रही है? इस्तेमाल की जा रही हैं। और ये बहुत ही प्रभावी दवाइयाँ होती हैं अगर इनका सही इस्तेमाल हमें पता हो तो। अब हम आते हैं फल से प्राप्त होने वाली कुछ दवाइयों पर, जैसे अफीम। अफीम का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में आता है, अरे ये तो नशीला पदार्थ है। बच्चों, नशीला ज़रूर है परंतु ये बहुत उपयोगी भी है। इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है इसका? पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट है आंवला। आंवले से आप सभी परिचित हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है। आंवले को किसी भी फॉर्म में खाया जाए, चाहे सुखाकर खाया जाए, चाहे आंवले का जूस पिया जाए, चाहे मुरब्बा खाया जाए इसका, चाहे सब्जी बना के खाई जाए, हर चीज़ में ये हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। और ये विटामिन सी हमको प्रदान करता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। क्या नाम है इस आंवले का? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, रेशे उत्पादक पादपों पर। यानी हमने भोज्य पदार्थ सारे देख लिए, औषधि वाले सारे पादप देख लिए। तीसरा हमारा जो क्षेत्र था वो क्या था? रेशे प्रदान करने वाले पादप। अब ये वास्तव में जो रेशे हैं ये क्या हैं? देखिए बच्चों, पौधे के बहुत से भाग जैसे तना, पर्ण, बीज, फ्लोएम, ये कुछ ऐसे भाग होते हैं किसी किसी पौधे में जो मोटी भित्ति युक्त संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिनको ही हम क्या कह देते हैं? रेशे के नाम से जानते हैं। इनको रेशे कहते हैं। एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, कई बार पूछ सकते हैं रेशे किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे पादप के विभिन्न भाग जैसे तना, पर्ण, बीज, फ्लोएम आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है जो रेशे कहलाते हैं। और इन रेशों का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को बनाने में करते हैं, जैसे कपड़े, बोरियां, दरियां, टोकरियां, चटाइयाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और जो रेशों से बनती हैं, जो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेशे प्रदान करने वाले पौधों के नाम देखेंगे। जैसे सबसे पहला है जूट। एक बहुत ही सॉफ्ट रेशा है ये जूट, जिसके पौधे का वैज्ञानिक नाम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। क्या नाम है? कोरकोरस
कैप्सुलेरिस। ये जूट पौधों के इस तरह से स्तंभ से प्राप्त किया जाता है और इस तरह से इनको निकालकर सुखाया जाता है। तो ये है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। किसका नाम है ये? जूट का। अगला रेशे संबंधी पादप है हमारा कपास। कपास से तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। कॉटन यानी जिससे रुई प्राप्त होती है, सूत काटते हैं जिससे सूत मिलता है, हमें सूती धागे यानी सूती कपड़े बनाए जाते हैं। तो कपास का नाम है गॉसिपियम, या जातियां लिख रखा है मैंने, यानी जाति का नाम नहीं लिख रखा। क्या लिख रखा है? जातियां। तो गॉसिपियम जातियों से मतलब है इस गॉसिपियम की बहुत सारी जातियां हैं, जैसे हिरसूटम है, एक जाति है गॉसिपियम हिरसूटम। आपकी किताब में जो लिख रखा है वो यही लिख रखा है गॉसिपियम स्पीसीज। तो आप चाहें तो कोई जाति लिख सकते हैं, जैसे एक याद कर लीजिएगा गॉसिपियम हिरसूटम, और आप चाहें तो गॉसिपियम स्पीसीज भी लिख सकते हैं। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? रुई प्राप्त होती है या कपास प्राप्त होती है। ये कपास का पौधा है जिससे रुई प्राप्त होती है और इसका इस्तेमाल हम सूती कपड़े बनाने में करते हैं। फिर है सनई। ये भी एक प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जुन्शिया। क्या नाम है इसका? क्रोटोलेरिया जुन्शिया। इसका इस्तेमाल भी हम सनई के रेशे बनाने में करते हैं, यानी ये भी एक रेशे उत्पादक पादप है। अगला है नारियल। नारियल से तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, खाने के काम में आता है, तेल भी इस्तेमाल करते हैं इसका, पानी भी पीते हैं इसका, पर इससे हमें रेशे भी प्राप्त होते हैं, यानी नारियल का पूरा पौधा ही बहुत लाभदायक है। तो नारियल का जो नेम है बॉटनिकल वो है कोकोस न्यूसीफेरा। फिर से दोहराएंगे, कोकोस न्यूसीफेरा। नारियल की पत्तियों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं, इसकी डंडियों से झाड़ुएँ बनाई जाती हैं, नारियल की झाड़ू कहलाती है जो, है ना। इसी तरह से नारियल का जो फल होता है जिस पर ये जो रेशे होते हैं इनसे भी क्या बनाई जाती हैं? सजावटी चीज़ें और रस्सी जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, और भी बहुत से कामों में इनके रेशे काम में आते हैं। तो ये हमारे कुछ पौधे हमने किसके पढ़े? रेशे उत्पादक वाले पढ़े। अब हम बात करते हैं इमारती काष्ठ की, यानी ऐसे पौधे जिनसे हमको इमारती काष्ठ प्राप्त होती है। सबसे पहले इसमें दो शब्द हैं, एक इमारती और एक काष्ठ, मिलके बन गए इमारती काष्ठ। हम काष्ठ किसको कहते हैं? तो बच्चों, बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय मतलब जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बहुवर्षीय पौधे। और कौन से? द्विबीजपत्री तथा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्मी प्लांट, और साथ में कौन से? द्विबीजपत्री प्लांट्स जो होते हैं उनके वृक्षों में जो द्वितीयक जाइलम वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? काष्ठ कहलाता है। यानी जिनके मोटे तनों में तुमने देखा होगा, अगर हम उसको काट दें तो हमें गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जो क्या है? हमारे द्वितीयक जाइलम से बनती हैं। और वही भाग, यानी जो हमारे मोटे मोटे लॉग्स होते हैं, तने होते हैं, वही भाग हमारे किस काम में आते हैं? काष्ठ के रूप में काम में आते हैं। तो एक बार काष्ठ की भी परिभाषा आपके आ सकती है, तो आप क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावृत बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहते हैं। अब यहाँ काष्ठ के साथ इमारती भी जुड़ा हुआ है, यानी इमारती काष्ठ क्या है? इमारती काष्ठ वो काष्ठ है जिसका इस्तेमाल भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण, खिड़की दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हम इमारती काष्ठ के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है, जैसे सागवान, जो बहुत महंगा और बहुत अच्छा इमारती काष्ठ है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, जो इन पौधों से प्राप्त किया जाता है, यानी सागवान के पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से साल, ये भी एक इमारती काष्ठ का पौधा है और इसका नाम है शोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? शोरिया रोबस्टा, जो साल के पौधों से प्राप्त किया जाने वाला काष्ठ है। ठीक है। शीशम, ये तो आपने सुना होगा नाम। शीशम का वैज्ञानिक नाम है डेलबर्जिया सिस्सू। क्या नाम है? डेलबर्जिया सिस्सू। ये भी एक बहुत कीमती इमारती काष्ठ है। और पौधे देखते हैं हम इमारती काष्ठ वाले, जैसे रोहिड़ा या मारवाड़ सागवान। इसका वैज्ञानिक नाम है टैकोमेला अंडुलेटा। टैकोमेला अंडुलेटा। ये अक्सर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, इसलिए इसको क्या कहा गया? मारवाड़ सागवान कहा गया है। और वैसे इसका नाम क्या है? रोहिड़ा, जिसका इस्तेमाल किसमें होता है? इमारती काष्ठ के रूप में होता है। और खेजड़ी, हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, यह भी इमारती काष्ठ के रूप में प्रयोग में आता है। और इसका वैज्ञानिक नाम आप सभी परिचित हो चुके हैं पिछले पार्ट में,
फिर से हम दोहरा लेते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट है देवदार। ये पहाड़ों पे पाया जाने वाला पौधा है और ये भी एक इमारती काष्ठ के रूप में काम में आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिड्रस देवदारा। क्या नाम है? सिड्रस देवदारा। इसके पौधे लंबे होते हैं। इसका फिर से दोहराएंगे नाम देवदार का, क्या है? सिड्रस देवदारा। तो ये थे हमारे कुछ इमारती काष्ठ के उदाहरण। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने जो पढ़ा एक बार उसको देख लेते हैं। हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? हमने आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देखी, फिर उसके बाद हमने 4 क्षेत्रों में पौधों के कुछ उदाहरण देखे। खाद्य पदार्थ से संबंधित पादप, औषधि देने वाले पादप, रेशे देने वाले पादप और इमारती काष्ठ देने वाले पादप। अब मैं इस पूरे टॉपिक में से हम 2 प्रश्न देखेंगे, आप लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, दालों का राजा किसे कहते हैं? दालों का राजा कौन कहलाता है? दूसरा, गेहूं किस कुल से संबंधित है? गेहूं किस कुल से संबंधित है? तो लिख लीजिएगा बच्चों इन प्रश्नों को, इनके उत्तर नोट करिएगा, चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।